जो है मुंबई की आज अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें, आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा है कि इस मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के कार्यालय से जब्त हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा से साबित होता है कि कांडा ने पीड़ित लड़की को दुबई से भारत लौटने के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद पीड़ित ने खुदकुशी की। कांडा और उसके सहयोगी अरुणा चड्ढा पर आरोप तय करने को लेकर अपनी दलीलों में अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच से मिली हार्ड डिस्क और ईमेल से पता चलता है कि दोनों आरोपियों ने गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाया था। दिल्ली के अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज की हत्या मामले में पुलिस ने प्रदीप नाम के एक और शख्स को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि प्रदीप ने आरोपियों को हथियार मुहैया कराया था। दीपक भारद्वाज हत्याकांड में हुए नए खुलासे से पुलिस स्वामी को पकड़ने के लिए कई जगह छापे मार रही है। वहीं इससे पहले हत्याकांड में गिरफ्तार 3 आरोपियों को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड की मंजूरी दे दी है। हालांकि तीनों आरोपियों ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन से इनकार किया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे नेताओं के खिलाफ याचिका दायर करने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शपथ पत्र मांगा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से भी पूछा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने में देरी क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विधि अधिकार से 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इतालवी नौसैनिकों की भारत वापसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को वापस लेते हुए इटली के राजदूत डेनियल मैंसिनी को भारत से बाहर जाने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि 14 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि केरल के 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिकों की जब तक वापसी नहीं हो जाती, इटली के राजदूत भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे। दिल्ली की एक निचली अदालत ने एनआईए को हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी सैयद लियाकत शाह से पूछताछ की इजाजत दे दी है। फिलहाल लियाकत न्यायिक हिरासत में 30 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
दिल्ली पुलिस ने लियाकत के खिलाफ आपराधिक साजिश और देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हिजबुल का संदिग्ध आतंकी लियाकत होली से पहले देश की राजधानी को आतंकी हमलों से दहलाने की साजिश में शामिल था। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा इसके ठीक उलट है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि लियाकत आत्मसमर्पण के इरादे से भारत लौट रहा था। भाजपा ने एक बार फिर दोहराया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जेपीसी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री को उनके उस वादे की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर वे सदन की लोक लेखा समिति के सामने हाजिर होने को तैयार हैं। साथ ही निर्मला सीतारमण ने यशवंत सिन्हा को पीएम को लिखी चिट्ठी को पॉलिटिकल स्टंट करार देने के लिए पीसी चाको को निशाने पर लिया है। भाजपा ने कांग्रेस द्वारा लगातार सदन की समिति पर हमला करने पर चिंता जताई है। इधर भाजपा नेता यशवंत सिन्हा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को पीएमओ में राज्य मंत्री नारायण सामी ने गैर कानूनी बताया है। सामी ने कहा है कि यशवंत सिन्हा जेपीसी के सदस्य है और एक सदस्य को सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही सामी ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता द्वारा नियम को तोड़ना उचित नहीं है। दरअसल सोमवार को भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जेपीसी के सामने पेश होने को कहा है। वहीं जेपीसी चेयरमैन पीसी चाको ने यशवंत सिन्हा के पत्र को खारिज कर दिया है। कांग्रेस में इन दिनों सत्ता के दोनों बड़े केंद्रों को लेकर दो तरह की राय साफ नजर आ रही है। एक तरफ जहां पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रूप में सत्ता के दो केंद्र होने की यूपीए की खराब होती छवि के लिए जिम्मेदार ठहराया था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक और महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने सत्ता के मौजूदा स्वरूप को जायज ठहराया है। जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि पिछले 9 साल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जिस तरह के संबंध रहे हैं वो सत्ता संतुलन की नायाब मिसाल है। जनार्दन द्विवेदी ने दोनों नेताओं की भूमिका के स्तर पर किसी भी तरह की गलतफहमी से भी इनकार किया है। जापान की 3 दिवसीय यात्रा पर गए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जा रहा है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। आर्थिक मंदी के कारण निवेश पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन सुधार आने के साथ ही इसमें भी बेहतरी देखी जा सकती है और भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट रही है। श्रीलंका में तमिलों पर हुए कथित अत्याचार के विरोध में भारत में जहां लगातार आवाजें उठाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को श्रीलंकाई संसद में नेता प्रतिपक्ष रानिल विक्रमसिंघे ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से दिल्ली में मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में आडवाणी ने विक्रमसिंघे के सामने श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे कथित अत्याचार का मामला उठाया। वहीं श्रीलंका में तमिलों पर हुए कथित अत्याचार के विरोध में मंगलवार को तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने एक दिन का उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। साउथ इंडिया फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले चेन्नई में इस प्रदर्शन में सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा टॉलीवुड के दूसरे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर समेत आम नागरिक भी शामिल हुए। ड्रग्स मामले में फंसे ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि विजेंद्र ने ड्रग माफिया कहलों से कई बार फोन पर बात की है और ये आंकड़े उसके कॉल डिटेल से सामने आए हैं। लुधियाना रेंज के डीआईजी एमएफ फारूकी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि जल्द ही पुलिस विजेंद्र के ब्लड सैंपल की जांच करेगी और इसके लिए कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है। रेल के सफर में इंटरनेट का मजा लेने को हो जाए तैयार। शुरुआत में हावड़ा राजधानी से सफर करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन से हावड़ा राजधानी ट्रेन में वाईफाई की शुरुआत करते हुए कहा कि वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये सुविधा लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 6.5 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक तकनीक वाली सुविधा की शुरुआत होने से लोग ट्रेन में बैठे बैठे इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तबीयत जस की तस बनी हुई है। रविवार के बाद उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 94 साल के मंडेला फेफड़े में संक्रमण और निमोनिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के प्रवक्ता मैक महाराज ने मंगलवार को मंडेला की सेहत की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हालांकि मंडेला की सांस की तकलीफ में थोड़ी कमी आई है। इसके साथ ही मंडेला ने सोमवार को पूरा दिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताया।
वेनेजुएला में 14 अप्रैल को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनावों का प्रचार अभियान शुरू हो गया है। इसके साथ ही मौजूदा कार्यकारी राष्ट्रपति और दिवंगत राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के उत्तराधिकारी निकोलस माडुरो और विपक्षी उम्मीदवार हेनरिक कैप्रिलेस के बीच तीखी बहस भी शुरू हो गई है। मंगलवार को अपने प्रचार अभियान का आगाज करते हुए विपक्षी उम्मीदवार कैप्रिलेस ने कहा कि अगर वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो क्यूबा को रियायत दर पर की जा रही तेल की बिक्री पर रोक लगा देंगे। वहीं चावेज के उत्तराधिकारी माडुरो ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बुर्जुआ वर्ग का नुमाइंदा करार देते हुए कहा कि कैप्रिलेस सरीखे लोगों को वेनेजुएला की जनता कभी अपना राष्ट्रपति नहीं चुन सकती। म्यांमार के यांगून में मंगलवार को एक मस्जिद में भीषण आग लगी, जिससे 13 बच्चों की मौत हो गई। आग की चपेट में आई मस्जिद में तकरीबन 75 अनाथ बच्चे रहते थे। यांगून पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से मस्जिद में आग लग गई। हालांकि यहाँ के अल्पसंख्यकों का मानना है कि आग के पीछे कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में म्यांमार में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच जबरदस्त हिंसा हो रही है। फिलहाल यांगून पुलिस ने मस्जिद में आग लगने की किसी भी साजिश से साफ इनकार किया है। मैक्सिको के ग्वादलजाला शहर में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने 2 शराब घरों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 4 लोगों की हत्या कर दी। इसमें 17 लोग जख्मी भी हो गए। पहला हमला रूट 66 नाम के बार पर किया गया, जिसमें एक वेटर और एक ग्राहक की मौत हो गई। हमलावर ने बार पर एक ग्रेनेड भी फेंका, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। टीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे साइकिल संचालन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। अर्ध हलासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिलाकर रखें, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते हुए 90 डिग्री एंगल तक लेकर आएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे इसी पोजीशन में, पैर के पंजे को ऊपर खींच के रखेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस नीचे टिकाएंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। बदल बदल के करते रहें इस तरह से। कोशिश करेंगे घुटनों से पैर को बिल्कुल भी नहीं मोड़ेंगे और फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे। पैर के पंजों का रुख ऊपर की तरफ। दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखते हुए शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखें। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। एड़ियों को गिराएंगे नहीं, आराम से रखेंगे बिल्कुल। 3 बार करें इस तरह से और कोशिश करें कि दोनों पैरों को एक साथ झटके के साथ ऊपर नहीं उठाएं, बिल्कुल धीरे धीरे उठाएं और धीरे धीरे ही वापस नीचे गिराएं। एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स। साइकिल संचालन के इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब सबसे पहले कोहनी का स्टैंड बनाएंगे। इस तरह से अपर बॉडी को उठाते हुए कोहनी का स्टैंड बना लें, हथेलियों को जमीन पर टिका लें इस तरह से। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे।
कोशिश करेंगे पैर को पूरा ऊपर तक लेकर जाएं। एंटी क्लॉकवाइज भी करें, विपरीत दिशा से भी करें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें इस दौरान। अब हल्का सा विश्राम करें, अर्थात दोनों पैरों को विश्राम करा लें। अब फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, अर्थात दोनों पैरों को मिलाकर इसका अभ्यास करेंगे। पैरों को पूरा ऊपर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और अपनी पूरी एकाग्रता लोअर एब्डोमेन पे रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी, अर्थात विपरीत दिशा से भी इसका अभ्यास करेंगे। रिलैक्स करें। बेहद उपयोगी है इस साइकिल संचालन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट रहती है। थाइस पे एक्स्ट्रा फैट है, रिदम पर एक्स्ट्रा फैट जिनको रहती है, यदि वे नियमित रूप से इसका अभ्यास करें तो उन्हें काफी इससे लाभ हो सकता है। दोनों पैरों में रक्त संचरण की क्रिया नियमित रूप से होती है इसके अभ्यास से, लेकिन घुटनों में दर्द हो या फिर स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो इस आसन का अभ्यास जबरदस्ती नहीं करें। जिनको मोटापा है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, अपच की शिकायत जिनको रहती है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है इस साइकिल संचालन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, जिनको गठिया की शिकायत है उन्हें नियमित रूप से व्यायाम या योग आदि का अभ्यास करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी उन्हें पीना चाहिए, जिससे उनके रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा धीरे धीरे कम होती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अनुदाता पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। रजनीगंधा की वैज्ञानिक खेती, थ्रेसर की देखरेख एवं मरम्मत, फूलों की खेती के अंतर्गत प्रदेश में गैलार्डिया, हजारा, गुलाब, रजनीगंधा इत्यादि की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। और इसी के अंतर्गत यदि रजनीगंधा की बात करें तो प्रदेश के कुछ किसान भाई इसकी खेती व्यावसायिक दृष्टिकोण से करके प्रति एकड़ से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बहुत से किसान भाई
तकनीकी ज्ञान के अभाव या लापरवाही वश कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे इसकी खेती हेतु भूमि का चयन, उचित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग, बुआई हेतु स्वस्थ कंदों का चयन, कंदों का उपचार, बुआई उपरांत किए जाने वाले सस्य प्रबंधन कार्य इत्यादि, जिस कारण खेत में रजनीगंधा के कम कंदों का जमाव, खरपतवारों की अधिकता, फसल की कम बढ़भार तथा फसल पर कीटों व रोगों का प्रकोप देखा जाता है, जिससे प्रति एकड़ कम फूल डंडियां तथा कम गुणवत्तायुक्त फूलों की प्राप्ति होती है और कभी कभी तो उनको लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो जाता है। अतः किसान भाइयों, यदि आप रजनीगंधा फूल की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती में कौन कौन से आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना है, इसकी समस्त जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। रजनीगंधा की फसल को हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु बलुई दोमट या सिल्टी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि खेत छायादार जगह में ना हो, अर्थात जहां सूर्य का पूर्ण रूपेण प्रकाश मिलता हो तथा जल निकास का उचित प्रबंधन हो, वहीं इसकी खेती की जाए। खेत का चुनाव कर लेने के बाद उसे एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 बार देसी हल से जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें तथा समतल कर दे। क्योंकि यह कंद वाली फसल है, इसलिए कंद के समुचित विकास के लिए खेती की तैयारी ठीक ढंग से होनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय ही खेत में कंपोस्ट या गोबर की अच्छी सड़ी खाद मिला देते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं किस्मों के चुनाव पर। फूलों के आकार, प्रकार एवं बनावट के अनुसार रजनीगंधा की किस्मों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सिंगल, सफेद रंग के फूल एवं पंखुड़ियों की केवल एक पंक्ति। डबल, सफेद फूल पंखुड़ियाँ कई पंक्तियों में तथा सीरा हल्का गुलाबी। हाफ डबल या अर्ध डबल, सफेद रंग एवं पंखुड़ियों की 2 से 4 पंक्ति। वेरीगेटेड, पंखुड़ियों की एक पंक्ति, परंतु पत्तियों के आकर्षक रंग एवं भिन्नता के कारण 2 प्रकार, स्वर्ण रेखा, रजत रेखा। सिंगल किस्म के फूल लगभग सभी मौसम में पूर्णतः खिल जाते हैं और इसके फूल सुगंधित होते हैं। डबल में जो किस्म उपलब्ध है उनमें हर श्रृंगार मुख्य है। 2 सेंटीमीटर व्यास या इससे बड़े आकार वाले कंदों का चुनाव रोपाई के लिए करना चाहिए। किसान भाई, कंदों का चुनाव कर लेने के बाद इन कंदों को 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर की दर से कंदों को 20 मिनट तक उपचारित करने के उपरांत ही इनका रोपण करें। जहाँ तक किसान भाइयों खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की बात है तो उसकी खेती के लिए खाद एवं उर्वरक की भरपूर मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। उर्वरकों में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा को 3 बराबर भागों में 30, 60 और 90 से 100 दिनों पर किस्तों में डालना चाहिए, जबकि कंपोस्ट, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा को कंद रोपने के समय ही दे देना चाहिए। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कंदों की रुपाई पर। किस्म तथा फसल की अवधि 1, 2 या 3 वर्ष के अनुसार 1 से 3 कंदों को प्रत्येक स्थान पर लगाना चाहिए। सिंगल रजनीगंधा फूल की किस्म को यदि केवल 1 वर्ष में लगाना है तो प्रत्येक स्थान पर 3 कंदों की रुपाई करें। इससे उपज अधिक प्राप्त होती है। परंतु 1 वर्ष से ज्यादा समय की फसल लेनी हो तो 1 से 2 कंदों की रुपाई प्रति स्थान करें। डबल किस्म के कंदों की 1 वर्ष के लिए रुपाई प्रति स्थान 2 कंद तथा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए 1 कंद की रुपाई करें। सिंगल किस्मों के कंद फसल को अवधि के अनुसार 15 से 30 गुने 15 से 30 सेंटीमीटर पंक्ति एवं पौधे की दूरी पर रुपाई करना उत्तम रहता है। कंदों को लगभग 5 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपना चाहिए। रजनीगंधा की कंद रोपने का उपयुक्त समय मार्च से अप्रैल महीना उत्तम माना गया है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था न होने पर जून जुलाई में भी कंदों की रोपाई की जा सकती है। अब आइए चर्चा करते हैं सिंचाई एवं निराई गुड़ाई प्रबंधन पर। किसान भाइयों, कंद रोपने के बाद जमीन में पर्याप्त नमी आवश्यक है। बरसात के मौसम में आवश्यकता अनुसार, जबकि गर्मी में 2 से 4 दिनों के अंतराल पर एवं शरद ऋतु में 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। सही मात्रा एवं सही समय पर सिंचाई करने से फूल की उपज में संतोषजनक वृद्धि होती है। खेत में खरपतवार दिखाई देते ही निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इससे मिट्टी ढीली होती है तथा कंद एवं जड़ों का विकास सही होता है। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप वैज्ञानिक पद्धति से अपने प्रदेश में रजनीगंधा की बीज बिजाई प्रबंधन करेंगे तो आपको रजनीगंधा से ताजे फूल लगभग 100 से 125 क्विंटल प्रति वर्ष
प्रति हेक्टेयर की दर से प्रथम 2 वर्षों तक तथा तीसरे वर्ष 90 क्विंटल प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, रबी फसलों की कटाई एवं गहाई का समय चल रहा है। हमारे किसान भाई गहाई हेतु थ्रेसर का उपयोग करते हैं, लेकिन वो इसकी देखरेख एवं मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे थ्रेसर की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। इसके अलावा गहाई के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों जैसे थ्रेसर की गति, विद्युत तारों का खुला रह जाना आदि पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिस कारण आग जनित दुर्घटना आदि हो सकती है और हमारे किसान भाइयों को हानि का सामना करना पड़ सकता है। अतः थ्रेसर अपनी कार्यक्षमता के अनुसार सही कार्य करे एवं गहाई के समय दुर्घटना होने का कोई जोखिम भी न रहे, इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर थ्रेसर की मरम्मत एवं गहाई के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो आइए इन सब बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. सोनी से। हम गेहूं की फसल को काट लेते हैं, खलिहान में रख लेते हैं और अच्छी तरह से सूखे हुए गेहूं की थ्रेसर द्वारा या मल्टीक्रॉप थ्रेसर द्वारा बहुफसली थ्रेसर द्वारा हम गहाई करते हैं। गहाई करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, हमारे नट बोल्ट वगैरह कसे हुए हैं कि नहीं ये देख लें, उसका पुली को घुमा के देख लें कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ रही है और उसमें ग्रीस आज ठीक से लगी हुई है और उसके सभी पार्ट्स ठीक से मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। थ्रेसर की साफ सफाई रखनी चाहिए, उसके अंदर कोई कंकर पत्थर लकड़ी सूखी लकड़ी फंसी हुई हो तो वो देख लेना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें जितने भी घूमने वाले यंत्र हैं, बेयरिंग हैं, इनमें समय समय पर ग्रीस वगैरह करते रहना चाहिए। थ्रेसर चलाकर उसकी गति और दिशा देख लेनी चाहिए कि इसकी जो गति और दिशा है जो निर्माता द्वारा दी हुई है उसी के अनुरूप होनी चाहिए। उससे थ्रेसर का आउटपुट लेने में, पूरी क्षमता से काम करने में किसान भाइयों को मदद मिलेगी। थ्रेसर का जो मुख्य स्रोत है, थ्रेसर 3 तरीके से चलता है, ट्रैक्टर से भी चलता है, इंजन से भी चलता है और बिजली से भी चलता है। तो इन जिस भी स्रोत से चला है वो स्रोत और थ्रेसर समतल धरातल पर होना चाहिए। गेहूं की कटी हुई लाख सूखी हुई होना चाहिए पूरी, और साथ ही साथ जो थ्रेसर में कहना चाहिए लाख डालना है, एक सार एक बराबर, न ज्यादा न कम, उसकी क्षमता अनुसार डालना चाहिए। हम जिस गहाई मशीन में काम कर रहे हैं उस गहाई मशीन में सावधानी पूर्वक पूले डाले जाएं। पूले डालते समय ये भी ध्यान रखना है कि हमारा हाथ अंदर जो ब्लेड लगी हुई वहां तक न पहुंचे। एक पूला आगे रखा जाए, उसके पीछे दूसरा पूला रखते हुए उसको आगे धकाया जाए। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि यदि एक बार थ्रेशर भरा गया, बंद हो गया, तो फिर दोबारा चालू करने में हमारा 1 से 1.5 घंटा तक समय लग सकता है, जिसमें काम का जाया होगा, लेबर का नुकसान होगा। इसलिए बराबर फीडिंग करते हुए हम गहाई करें और जो छन्ने से नीचे अनाज आता है उसको उत्तरोत्तर उसी क्रम में अलग ढेर करके रखते जाए। साथ ही यदि हमारा थ्रेशर में जो विद्युत चलित थ्रेशर है, बिजली से चल रहा है, तो हमारा स्टार्टर का ढक्कन बंद होना चाहिए ताकि हम विद्युत के लपेटे में न आ जाएं। अन्यथा बिजली हमें आंखों से दिखती नहीं है, संपर्क करने पर हमको करंट मारती है, इसलिए अत्यधिक सावधानी रखने की जरूरत है किसान भाइयों। और साथ ही साथ जब कभी थ्रेशर शुरू होता है, कनेक्शन यदि हमारा लूज होता है तो वहाँ चिंगारियां भी निकलने लगती है, इसलिए कनेक्शन अपना टाइट रखें, स्टार्टर ढका रहे, मेन स्विच से बंद करें और जिस तरफ हमारा बेल्ट पुली चल रही है उस तरफ थ्रेशर में जाली लगी होनी चाहिए और नहीं तो दूर रहना चाहिए उधर से कि कहीं हम लपेटे में न आ जाएं। यदि थ्रेशर का स्रोत ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर की चिनगारी अवरोधक लगाना चाहिए कि फसल सूखी होती है और जरा सी एक चिनगारी अपनी आई हुई फसल को नष्ट करने के लिए सक्षम होती है। एक किसान भाइयों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा,
जो भूसा निकलने वाला मुंह हवा की दिशा में ही होना चाहिए। हवा की दिशा के विपरीत यदि उसका ब्लोअर का मुंह होगा तो भूसा काम करने वाले श्रमिकों को ऊपर आएगा और इससे उनको थकावट भी ज्यादा होती है, इससे इरिटेशन भी ज्यादा होती है, परेशानी काम करने में होती है और कार्य करने की क्षमता भी श्रमिकों की घटती है। दहाई करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, इन सबको ढीले कपड़े नहीं पहनना होगा, टाइट कपड़े पहने, सर को